So students, now when we talk of the speech writing, first see what is speech. Speech basically जब हम बोलते हैं it's to say something. It is a speech. But जब हम इसको composition part लेते हैं तो speech is something आप जब बात करते हो you can talk one to one. हम direct conversation करते हैं एक दूसरे के साथ में. That is one to one or to few people. When one person is addressing a large audience or is conveying communicating a message to a large audience, it is a technique that is speech. So we can say that speech is an effective way of communicating a message to a larger audience. Okay, so speech क्या है, एक बहुत effective way है when you want to communicate a message to a larger audience. It is one of the ways of spreading awareness regarding social issues or giving information regarding other important issues. As a form of writing, a speech is similar to an article writing, except that it begins with formal address to the audience, is more conversational in tone, and concludes with a thank you. A speech is written for a specific purpose like informing, persuading, convincing or entertaining an audience. Now, जो इसका लिखने का पार्ट है ना, that is somewhat similar to article. अगर आपको मैंने बैड इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग पे एक आर्टिकल दे दिया या जो होते हैं बैड इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग पे मैंने आपको एक स्पीच दे दी, तो जो टॉपिक रिलेटेड मैटर है ना वो तो आपका दोनों का बिल्कुल सेम होने वाला है, उसमें कहीं पे दोनों में कोई फर्क नहीं आएगा. ओनली द डिफरेंस बिटवीन दीज टू इज द फॉर्मेट ऑफ बोथ. जो फॉर्मेट है ना इनका वो बिल्कुल अलग है. लाइक आर्टिकल में तो क्या होता है, आपने ऊपर टाइटल दिया, बाई लाइन दिया एंड योर आर्टिकल इज फिनिश्ड, आपका आर्टिकल वहीं पे फिनिश हो गया. बट वेन यू टॉक ऑफ स्पीच, जब आप स्पीच की बात करते हो, सो व्हाट हैपेंस, तो वहां पे आपको बिगिनिंग के अंदर एक फॉर्मल एड्रेसिंग भी करनी होती है टू दी ऑडियंस. आप लास्ट में एक थैंक यू से कंक्लूड भी करते हो उसको. तो जो स्पीच होती है ना वो एक स्पेशल पर्पस के लिए लिखी जाती है, लाइक इन्फॉर्म करने के लिए, परसुएड करने के लिए, ऑडियंस को कन्विंस करने के लिए, उन्हें एंटरटेनमेंट करने के लिए, उनका उन चीजों के लिए हम जो है स्पीच को यूज करते हैं. सो वी कैन से दैट अ स्पीच इज एन इफेक्टिव वे ऑफ कम्युनिकेटिंग अ मैसेज टू अ लार्ज ऑडियंस. It is one of the ways of spreading awareness regarding social issues or giving information regarding other important issues. And as a form of writing, speech is similar to article except, अब देखो यहीं पे चेंज है, दैट इट बिगिंस विद अ फॉर्मल एड्रेस. वो फॉर्मल एड्रेस से बिगिन होती है और वो फॉर्मल एड्रेसिंग किसको होती है, टू दी ऑडियंस. जब आप ऑडियंस को एड्रेस करते हो ना तो वो और ज्यादा कन्वर्सेशनल हो जाती है, इट बिकम्स मोर कन्वर्सेशनल इन टोन. एंड हमेशा स्पीच को कंक्लूड किया जाता है विद अ थैंक यू. एंड आर्टिकल के अंदर कभी भी थैंक यू जैसा कुछ नहीं होता. ओके, तो आया यहाँ पे ये दैट इट इज कंक्लूडेड विद अ थैंक यू. स्पीच जो है इज रिटन फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, जैसे कि लाइक इन्फॉर्मिंग, परसुएडिंग, कन्विंसिंग और एंटरटेनिंग एन ऑडियंस. और जो स्पीच होती है वो लिखी जाती है फॉर अ पर्पस, जैसे कि आपको कुछ इंफॉर्मेशन देना है पीपल को, आपको पीपल को कुछ करने के लिए यू वॉन्ट टू लिटिल प्रेशराइज देम, और आप उनको परसुएड करना चाहते हो, या फिर आप उन्हें कन्विंस करना चाहते हो और एंटरटेन करना चाहते हो अपने ऑडियंस को. यू डू टेक अप राइटिंग स्किल दैट इज नोन एज स्पीच. ठीक है. नाउ कंपोनेंट्स ऑफ अ स्पीच. व्हाट आर द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ अ स्पीच. किसी भी कंपोनेंट के बिना कोई भी चीज कंप्लीट नहीं होती एंड वी नो दैट वेरी वेल. हम नॉर्मली अगर खाने घर में खाना भी बना रहे हैं ना, कुक भी कर रहे हैं, तो उसके अंदर भी बहुत से कंपोनेंट्स होते हैं. एंड विदाउट दोज कंपोनेंट्स हमारी कुकिंग या हमारी रेसिपी जो है कभी भी बहुत डिलीशियस नहीं बनती. सो कंपोनेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. आप पढ़ते भी हो, यू व्हेन यू स्टडी, तो आपको बहुत सी चीजें चाहिए होती हैं. ऑल दोज थिंग्स आर व्हाट, ऑल दोज थिंग्स आर द कंपोनेंट्स ऑफ अ स्पीच. सो सी, इंट्रोडक्शन. It begins with greeting the chief guest, principal, teachers and other listeners. So basically, first of all, understand what are the four components of a speech. The four components of a speech are: first is introduction, second is elaboration of the topic, थर्ड इज समिंग अप एंड फोर्थ इज कंक्लूजन. सिर्फ इन चीजों को देखो, फॉर्मेट इसका हम नेक्स्ट स्टेप पे देखेंगे कि कौन सी चीज कहाँ कैसे आनी चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो कि आप कभी भी कोई स्पीच लिख रहे हो ना, यू शुड हैव फोर थिंग्स. दैट इज आपके पास प्रॉपर इंट्रोडक्शन होना चाहिए, जो टॉपिक आप ले रहे हो उसका आपके पास में प्रॉपर आइडियाज होने चाहिए, एंड यू शुड हैव अ सीक्वेंस ऑफ आइडियाज कि आप उस टॉपिक को बहुत ही प्रॉपरली आप
with the support of the ideas आप उसको elaborate कर सको. Then you have to sum up everything. Sum up means main points को summarize करके आपको लिखना है, and do not repeat a single point again and again in your speech. ठीक है. Then comes the conclusion. Conclusion is basically you have to tell that आप people को एक action लेने के लिए बता रहे हो. Basically what is the purpose? Is it an appeal? Is it a warning? Is it a request? And is give your expression of thanks also in the conclusion. So these four things, if properly suitably fitted in the topic, तो आपकी speech जो है it's going to be the perfect one. So see, introduction basically means what? Introduction in beginning it begins with greeting the chief guest. सबसे पहले आप हम in general अगर बात करें तो हमें अगर स्टेज पे चढ़ा दिया जाता है स्पीच बोलने के लिए, तो हम क्या करते हैं उस स्पीच के अंदर, हमारा क्या रोल होता है? गुड मॉर्निंग प्रिंसिपल, टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, टुडे आई शीतल गॉट अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ यू एंड एक्सप्रेस माय व्यूज ऑन द टॉपिक सो एंड सो. ऐसा ही होता है ना. सो व्हाट वी डिड, हमने बिगिन किया उसको विद ग्रीटिंग द चीफ गेस्ट. हमने चीफ गेस्ट को ग्रीट किया, प्रिंसिपल को ग्रीट किया, टीचर्स को किया एंड बाकी लिसनर्स को भी किया. एंड इट मे इंक्लूड अ स्ट्राइकिंग स्टेटमेंट. एक स्ट्राइकिंग स्टेटमेंट होता है, उसके अंदर शॉर्ट एनेक्डोट होता है, एक सेइंग होती है या एनीथिंग एल्स, कुछ भी ऐसा होता है विच विल इमीडिएटली मेक द ऑडियंस इंटरेस्टेड. सो इट मे इंक्लूड अ स्ट्राइकिंग स्टेटमेंट. जैसे बोलते हैं ना कुछ कैची सी स्टेटमेंट डाल दो, कोई छोटा सा एनेक्डोट, दैट इज वन लाइनर जैसी कुछ आप उसके अंदर चीज डालो, और पुट अप अ सेइंग, कोई कोटेशन डाल दो, और एनीथिंग एल्स जो इमीडिएटली आपके ऑडियंस का इंटरेस्ट क्रिएट कर दे. एंड देन द टॉपिक ऑफ द स्पीच विल बी अनाउंस्ड along with the occasion if required. Like अगर आप 26 जनवरी पे या आप अपने इंडिपेंडेंस डे पे या आप अपने रिपब्लिक डे पे देते हो तो आप बोलते हो ना, ऑन अ वेरी पायस ओकेजन ऑफ इंडिपेंडेंस डे आई so and so come stand in front of you to give my opinions on so and so topic. तो वहां पे आप क्या करते हो, फाइनली जो टॉपिक होता है स्पीच का आपका वो अनाउंस होता है अलोंग विद द ओकेजन इफ रिक्वायर्ड. ओकेजन अगर मेंशन करना रिक्वायर्ड हो, अब बैड इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग पे कर रहे हो तो उसका तो कोई ओकेजन होगा नहीं, है ना. तो उस तरीके से. देन सेकेंड थिंग कम्स इलेबोरेशन ऑफ द टॉपिक. टॉपिक का इलेबोरेशन, इट विल इंक्लूड अ सीक्वेंस ऑफ आइडियाज. आप टॉपिक को इलेबोरेट कैसे करोगे? It will include a sequence of ideas to build up the summing up and conclusion. You may include examples, evidence or data to support the ideas. You can paint verbal pictures and dramatize or personalize the information. So see, it will include, ये include करेगा a sequence of ideas का एक sequence. किस लिए? To build up टू द समिंग अप एंड कंक्लूजन, ताकि आप उन आइडियाज को सम अप करने तक, कंक्लूड करने तक ले आओ. यू में इंक्लूड एग्जाम्पल्स, एंड आप एग्जाम्पल्स डालोगे उसके अंदर, एविडेंसेस डालोगे उसके अंदर, ठीक है, डेटा डालोगे टू सपोर्ट दी आइडियाज. आप जितनी चीजें उसमें डाल सकते हो उसको एलैबोरेट करने के लिए आप डालोगे. एंड यू कैन पेंट वर्बल पिक्चर्स और ड्रामेटाइज दी पर्सनल इंफॉर्मेशन. आप उसके अंदर वर्बल पिक्चर्स डाल सकते हो, आप उसको पूरा का पूरा जो होता है ना ड्रामेटाइज करने के लिए, उसको पूरा अपने जो पर्सनल इंफॉर्मेशन होती हैं उसको उस तरीके से आप प्रेजेंट कर सकते हो. दैट इज यू कैन पुट एनी आइडिया दैट इज गोइंग टू सपोर्ट द टॉपिक जस्ट टू इलेबोरेट इट. देन कम्स समिंग इट अप. समिंग अप जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है इन दिस स्पीच. दैट इज समराइज कर दो आप अपने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को इन दी स्पीच एंड डू नॉट रिपीट देम. आपने उनको वंस यू हैव समराइज देम, बार बार उनको, समराइजेशन में आप कभी भी एक चीज को 4 बार रिपीट गलती से भी नहीं करते हो. समरी ऑटोमेटिकली मतलब ही यही होता है दैट व्हाटएवर जो भी आप बताना चाह रहे हो ना, आप उनको वंस इन अ वे, जब फाइनली आप उस चीज को जब बता रहे हो ना, दैट टाइम यू यूज व्हाट, आप समरी बनाते हो. तो वाइल डूइंग दी समरी, जब आप समरी का पार्ट कर रहे हो ना, उस वक्त आप उसको रिपीट नहीं करोगे. देन कम्स कंक्लूजन. कंक्लूजन क्या होता है? डिपेंडिंग ऑन द पर्पस ऑफ योर स्पीच, कंक्लूड विद अ कॉल फॉर एन एक्शन. जब आप अपने पर्पस ऑफ योर स्पीच पे डिपेंड करते हो, जस्ट कंक्लूड विद अ कॉल फॉर एन एक्शन.
कंक्लूड करोगे आप विद अ कॉल फॉर एन एक्शन, एन अपील, अ वार्निंग, अ रिक्वेस्ट और एन एक्सप्रेशन ऑफ थैंक्स। तो आपकी स्पीच का पर्पस देखो और आप फाइनली कंक्लूड करोगे कि आप कोई ऐसी चीज बता रहे हो जिसपे यू वांट पीपल टू टेक एन एक्शन, तो यू विल गिव अ कॉल फॉर एक्शन। आप अपील कर रहे हो तो यू विल मेक एन अपील। आप वार्न कर रहे हो तो यू आर गोइंग टू वार्न। आप रिक्वेस्ट कर रहे हो तो यू आर गोइंग टू मेक अ रिक्वेस्ट। एंड अगर आप बस जस्ट यू वांट टू से थैंक यू टू एवरीवन, सो जस्ट गिव एन एक्सप्रेशन ऑफ थैंक्स। तो ये सारी चीजें जो है दैट मेक्स अप द conclusion. So we can say that depending on the purpose of your speech, conclude with a call for an action, an appeal, warning, a request or an expression of thanks. Okay, so these four things makes up to a complete speech. Now you have to see few points to be keep in mind. See, speech should begin with a catchy introduction in form of an anecdote, quotation, statistical data or a thought provoking question. Now speech जो है वो begin होगा किसके साथ में? एक catchy introduction के साथ में, in the form of an anecdote, quotation, statistical data और कोई एक provoking question. कई बार होता है ना, हम एक question से अपनी बात को कहना चालू करते हैं, तो वैसे। Second is important thing you should keep in your mind is that speech must reflect. Speech हमेशा reflect करेगी speaker की clarity of thought. जो speaker बोल रहा है ना, उसमें clarity होनी चाहिए. At least it should be judged कि जो बंदा हमें इतनी बात बता रहा है, उसके दिमाग में actual में ये thoughts बिल्कुल clear है. Accuracy of the facts. कोई भी आप fact उसमें दे रहे हो वो बिल्कुल accurate होने चाहिए. And balanced views थ्रू अ कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट विद अदर्स व्यू पॉइंट। और स्पीच में हमेशा क्या होता है, आप अपना व्यू देते हो एंड दैट शुड बी बैलेंस्ड व्यू, बिल्कुल बैलेंस्ड व्यू होना चाहिए। एंड ये कैसा होता है, थ्रू अ कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट, इसको आप दूसरों के व्यूज के साथ में कंपैरिजन और कंट्रास्ट प्रेजेंट करते हो। ओके, नाउ अ स्पीच में ऑल्सो गिव रेफरेंस टू न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स, पोस्टर, एडवर्टीजमेंट और अदर स्टिमुलाई। स्पीच जो है वो न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स हुए, पोस्टर्स हुए, एडवर्टीजमेंट्स हुए या अदर स्टिमुलाइज हुए, उनके रेफरेंस के अंदर स्पीच जो है वो आती है। नाउ रिस्ट्रिक्ट द मेन पार्ट ऑफ द स्पीच टू द वर्ड लिमिट ऑफ 150 टू 200 वर्ड्स। नाउ आपका जो मेन पार्ट होता है ना स्पीच का, वो इंक्लूडेड होता है विद द वर्ड लिमिट दैट इज 150 टू 200। एंड आई हैव ऑलवेज टोल्ड यू कि जो वर्ड लिमिट होती है ना, नाउ इट इज 150 टू 200 ना, तो 210 से 215 से ऊपर मत जाने देना और 130-40 से नीचे मत जाने देना, तब जाके वो एक तरह से रॉन्ग मार्किंग में जाता है। बट अगर आपने 150 का 145 वर्ड्स भी लिखे इट्स सफिशिएंट, 140 भी लिखे सो ओके। एंड ऐसे ही आपने 200 का 210 कर दिया और अगर आपने उसका 200 वर्ड्स का आपने 230 कर दिया तो चलेगा। आपने सपोज 300 वर्ड्स कर दिया तो इट्स गोइंग टू बी रॉन्ग, तब वो आपका कट हो जाएगा। ठीक है, सो दैट इज इट रिफ्लेक्ट्स कि आपको वर्ड लिमिट के बारे में कुछ नॉलेज नहीं है। दैट इज वाई आपको आइडिया होना चाहिए। वन लाइन इज कंसिडर्ड एज हैविंग 10 वर्ड्स, सो ऑब्वियस सी बात है 100 वर्ड्स हैं तो देन यू हैव टू राइट ए 10 लाइन। तो यहाँ पे 150 टू 200 है, दैट इज 1.5 पेज टू 2 पेजेस में आपको पूरी स्पीच कंप्लीट करनी है, नॉट मोर देन दैट। नाउ सी, सो ऊपर वाले पॉइंट्स जो थे वर दैट क्लियर, बिल्कुल इजीली आपके दिमाग में चले गए हैं वो सारे, दैट व्हाट बेसिकली अ स्पीच इज एंड व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द स्पीच। इज इट क्लियर टू यू ऑल? इफ यस देन क्विकली रेज योर हैंड, सो हम उसके फॉर्मेट के ऊपर स्विच करते हैं। यस, एक बार आप लोग क्विकली रेज योर हैंड्स इफ दीज कंपोनेंट्स ऑफ द स्पीच एंड व्हाट अ स्पीच इज, इफ दीज थिंग्स आर जस्ट क्लियर टू यू, सो हम नेक्स्ट उस पर मूव करते हैं। ओके फाइन। Yes, good. So now we will see the format of the speech with an example. Just see here, to enforce strict discipline in school and colleges is a great problem nowadays. Obvious सी बात है, अभी तो आप ये पूरा कोरोना है एंड स्कूल लॉकडाउन है तो अभी आप लोग अपने घर पे हो, बट इफ यू हैव बीन इन स्कूल तो आप, आई नो इट वेरी इजीली कि आप लोग जो हो बहुत ही, हम बोलेंगे ना, बहुत ही शांत बच्चों की तरह सिर्फ बैठना पढ़ना जाना, ऐसा नहीं। ऑब्वियस ही बात है थोड़ा सा इनडिसिप्लिन तो बच्चे क्रिएट करते ही करते हैं, है ना, फॉर फन। अभी नहीं करेंगे तो करेंगे भी कब, ये भी मैटर ऑफ अ फैक्ट टू रिमेम्बर, ये भी बात है।
सो व्हाट यू हैव टू डू इज जस्ट टू एनफोर्स स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन. स्कूल के अंदर, कॉलेजेस के अंदर स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन को एनफोर्स करना इज अ ग्रेट प्रॉब्लम नाउ डेज. सो नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू राइट अ स्पीच इन 150 to 200 वर्ड्स. आपको 150 से 200 वर्ड्स में स्पीच लिखना है. इट इज टू बी डिलीवर्ड इन स्कूल मॉर्निंग असेंबली. ये स्कूल मॉर्निंग असेंबली में डिलीवर किया जाएगा on the problem of discipline, and the main topic that is going to be presented over there is the problem of discipline. So हम बोल सकते हैं discipline. अब उसके अंदर आप मेंशन कर रहे हो what is the problem of discipline. You are Mohini or Mohit. Now you have been assigned a name that is Mohini or Mohit. So आप अपना real name नहीं लोगे. अगर इसमें आपको कोई नेम नहीं दिया जाता है ना, you take up your name that I Sheetal. अब आप खुशबू हो तो बोल दोगे I am खुशबू. आप कार्तिक हो तो you will say I am कार्तिक. तो इस तरह से जो है, बट इफ इट इज गिवन मोहिनी एंड मोहित, सो आप खुशबू हो तो भी यू हैव टू राइट मोहिनी. आप अगर कार्तिक हो देन ऑल्सो यू हैव टू राइट मोहित, वट एवर हैज बीन गिवन ओवर हियर. एंड सपोज मोहित ना दिया होता, सिर्फ मोहिनी दिया होता, तो वेदर कार्तिक होता, रविराज होता, राहुल होता, आप सबको मोहिनी ही बनना पड़ता वहां पे, बिकॉज वी डू नॉट हैव एनी चॉइस. तो वहां पे आप ये नहीं कह सकते मैं क्यों लड़की का नाम लिखूंगा. डजंट मैटर, इट्स पार्ट ऑफ योर एजुकेशन. यहाँ पे आपको जो इन्फॉर्मेशन है वही आपको यूज करनी है. सो यू ऑल वुड हैव टू बिकम मोहिनी एट दैट टाइम, अगर आपके पास में मोहित चॉइस में नहीं होता. एंड सेम थिंग विद द गर्ल्स, अगर मोहिनी नहीं होता तो आप सबको भी मोहित बनना पड़ता. फाइन. सो बेसिकली आप समझ गए मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ, दैट इफ एनी काइंड ऑफ नेम इज गिवन टू यू इन द क्वेश्चन दैट यू आर सो एंड सो, whoever you are doesn't matter, आपको वही लिखना है जो आपको क्वेश्चन में बनाया गया है. कुछ भी नहीं है, जस्ट इट इज गिवन दैट यू हैव टू राइट अ स्पीच ऑन दिस टॉपिक सो एंड सो. तो सिंपली आप अपना ही नेम लेंगे एंड यू विल स्टार्ट राइटिंग द स्पीच. नाउ फर्स्टली डू नॉट लुक एट द एग्जाम्पल, जस्ट सी एट द पॉइंट्स जो आपको दिए गए हैं, दैट इज हाउ मच मार्क्स विच पार्ट कैरीज, एंड उसको आपको कहाँ कहाँ करना है. सी, सबसे पहले आता है हेडिंग और द टाइटल. आई टेक अप अ स्पॉटलाइट एंड उससे आपको इजीली मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी. जस्ट अ मिनट. Yes. So see, heading or title. Okay, optional, not to be spoken. ये बोला नहीं जाता, it is an optional thing, but आप mention करो तो आप इसके अंदर कर सकते हो. Title of the speech should be apt, precise and exact. जो title आप speech को दोगे ना, वो बिल्कुल apt होना चाहिए, बिल्कुल precise, single word वाला ही हो तो बहुत better होता है, and exact, एकदम सही होना चाहिए. देन फर्स्ट थिंग जो आती है, इसीलिए आपने देखा टाइटल या हेडिंग को कोई मार्क्स असाइन नहीं किया गया, बिकॉज इट इज ऑप्शनल. वो ऑप्शनल है तो उसको मार्क्स देने का कोई मतलब नहीं है. डजेंट मैटर आप उसको मार्क्स दो नहीं दो. सो इफ यू राइट दी हेडिंग और टाइटल इट्स फाइन, अगर नहीं भी लिखोगे तो नहीं. हमारा जो स्पीच है ना, बेसिकली एक फॉर्मल एड्रेस से शुरू होता है. फॉर्मल एड्रेस में क्या आता है, रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, टीचर्स एंड माई डियर फ्रेंड्स. ये फॉर्मल एड्रेस है. इस लाइन को आप एज इट इज, यू कैन लर्न इट, यू कैन अंडरस्टूड इट, क्योंकि ये ऐसी की ऐसी ही आपको हर स्पीच में लिखनी है. ठीक है, सिंपली आपको प्रिंसिपल सर का मैम करना है, क्या करना है, दैट यू हैव टू कंसिडर योर सेल्फ अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस अराउंड. तो आप इस स्कूल से लिख रहे हो तो यू हैव अ प्रिंसिपल मैम, सो यू विल राइट रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल मैम, टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स. आप डियर फ्रेंड्स है तो आप इसको बोल सकते हो माय डियर फ्रेंड्स. थोड़ा सा लैंग्वेज कंटेंट जो है यू कैन मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू यू, बट द थिंग इज कि फर्स्ट जो उसमें बिगिनिंग आएगी दैट इज विल बी दी फॉर्मल एड्रेस. यू वांट टू लर्न लाइक दिस, आप उसको लर्न भी कर सकते हो. एंड इट इज ऑफ हाउ मच मार्क्स, हाफ मार्क्स. देन द होल कंटेंट ऑफ द स्पीच, इट कैरीज टू पार्ट्स. ओके, मार्क्स डिवीजन में इसके दो पार्ट्स हैं. वन इज द कंटेंट एंड वन आर द एक्सप्रेशंस. कंटेंट जो है ना, इट कंसिस्ट ऑफ 4 मार्क्स. बेसिकली हम देखें तो पूरे के पूरे 7 मार्क्स जो है वो कंटेंट के हैं. ठीक है, सो उसमें कैसे है, एक तो आपका मटेरियल पूरा का पूरा 4 मार्क्स, आपने कैसे इंफॉर्मेशन लिखी हैं, कितने पैराग्राफ्स में लिखी हैं, कितना डिटेल में आपने उसको एक्सप्लेन कर दिया है, दैट इज गोइंग टू कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी मार्क्स, 4 मार्क्स. अब इसी के अंदर 3 का और एडिशन है. व्हाट आर दी, वो एक्सप्रेशंस का है, दैट इज ग्रामर, वोकैबुलरी एंड स्पेलिंग्स. आपकी ग्रामर करेक्ट है, आपका वोकैबुलरी बहुत अच्छा है, ट्राई टू यूज वेरी नाइस वर्ड्स. स्टोरी के अंदर आप बहुत ही जनरल, बहुत ही कॉमन सी लैंग्वेज में लिखते हो, बट आप स्पीच जब लिख रहे हो यू कैन जस्ट ब्यूटिफाई योर लैंग्वेज. आप अपनी लैंग्वेज को बहुत इंप्रेसिव, बहुत ही ब्यूटिफाई बना सकते हो विद सम वेरी मीनिंगफुल वर्ड्स. तो आप वोकैबुलरी बहुत अच्छी लिखेंगे इसके अंदर, एंड स्पेलिंग शुड बी करेक्ट.
सेकेंड पॉइंट दैट इज गोइंग टू बी कंसिडर्ड फॉर दीज 3 मार्क्स इज दैट इज कोहेरेंस, दैट इज आपने डिसिप्लिन लिखा है तो ऐसा नहीं है आपने डिसिप्लिन लिख दिया और आप चले किसी और ट्रैक पे गए, नो, यू हैव टू कोहेरेंटली प्रेजेंट योर टॉपिक, रेलिवेंस ऑफ आइडिया एंड स्टाइल, और जिस चीज को आप जिस तरीके से लिख रहे हो ना आपके टॉपिक के साथ में वो आइडिया और वो स्टाइल का रेलिवेंस होना चाहिए, दैट इज योर आइडिया एंड योर स्टाइल ऑफ राइटिंग शुड बी रेलिवेंट विद द टॉपिक, विद द स्पीच। ओके, सो ये जो चीजें अगर आप कर लोगे ना, प्रॉपर ग्रामर यूज करोगे, वोकेबलरी बहुत अच्छी यूज होगी, स्पेलिंग्स एकदम करेक्ट होंगी, जो आपका टॉपिक का कोहेरेंस है वो बहुत अच्छा है, आपके टॉपिक के आइडिया एंड स्टाइल बहुत रेलिवेंट है विद द टॉपिक, तो अगर ये सब चीजें हैं इट इज गोइंग टू कंटेन 3 more marks, तो ओवरऑल आई कैन से दैट पूरा कंटेंट जो है ना दैट इज ऑफ 7। सो 7 मार्क्स कंटेंट के, हाफ मार्क फॉर्मल मार्क्स का, इट कंसिस्ट ऑफ 8 मार्क्स की आती है आपकी स्पीच। सो हाफ मार्क्स किसका आएगा, हाफ मार्क्स इज अ फॉर्मल थैंक्स टू दी ऑडियंस, आप लास्ट में जब थैंक यू लिखते हो ना इट इज ऑल्सो ऑफ हाफ मार्क्स, ठीक है, तो 7.5 प्लस हाफ इज गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज 8। सो ये पूरा का पूरा जो है आपका फॉर्मेट है ऑफ अ स्पीच। नाउ सी हमारा एग्जाम क्वेश्चन क्या था कि स्कूल और कॉलेजेस के अंदर नाउ अ डेज डिसिप्लिन को एनफोर्स करना इज वेरी डिफिकल्ट, है ना। सो आप अपनी मॉर्निंग असेंबली में इसी प्रॉब्लम ऑफ डिसिप्लिन पे एक स्पीच डिलीवर कर रहे हैं। नाउ व्हाट इज द स्पीच, नाउ सी आई एम गोइंग टू रीड इट आउट एज एन एग्जांपल टू यू, आप देखोगे और आपको पता भी चल जाएगा कैसे क्या कंटेंट होता है और कैसे क्या पॉइंट्स वहां पे आपको रखने हैं। नाउ सी, रिस्पेक्टेड सर, respected principal sir, teachers and dear friends, I am Mohini of class 11th B. It is rightly said by Swami Dayanand. Discipline is necessary not only in schools and colleges but in all walks of life. Absence of discipline will lead to chaos and confusion in life. Today I will speak on the value of discipline in life. Now see, हम क्लास में मेंशन करेंगे, सो जो 11th ए है वो 11th ए लिखना, बी है वो बी लिखना, सी है वो सी, ठीक है। सो आप अगर सिर्फ 11th लिखना चाहते हो तो राइट इट डाउन जस्ट 11th, इट्स आल्सो फाइन। सो आई एम मोहिनी ऑफ क्लास 11th बी एंड इट इज राइटली सेड, आपको हमने उसमें उसमें जब फॉर्मेट कर रहे थे हम बिगनिंग में इंपॉर्टेंट थिंग्स, उसमें बोला था ना कि कोई सेइंग डाल सकते हो आप किसी भी रिनाउंड पर्सनालिटी की सेइंग जो बहुत ही अच्छे से मीनिंग वाली हो। सो सी, आई एम मोहिनी क्लास 11th बी एंड इट इज राइटली सेड बाय स्वामी दयानंद की जो डिसिप्लिन होता है ना वो नेसेसरी होता है नॉट ओनली इन स्कूल एंड कॉलेज बट इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, एंड एब्सेंस ऑफ डिसिप्लिन जो होता है वो लीड करेगा टू चाउस एंड कंफ्यूजन, ठीक है, टू दी चाउस एंड कंफ्यूजन इन लाइफ। एंड टुडे आई विल स्पीक ऑन द वैल्यू ऑफ डिसिप्लिन इन लाइफ, एंड आज मैं आप लोगों के सामने वैल्यू ऑफ डिसिप्लिन इन लाइफ पे बात करूंगी। आई लाइक टू गिव माय व्यूज ऑन दिस टॉपिक। सो डिसिप्लिन इज द की टू कीप थिंग्स इन ऑर्डर, इट इज एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल and a healthy society. It is indispensable for everyone in all spheres of life, that is at home, at school, at playground, at society, in service, public life and everywhere. So discipline एक key होता है to keep the things in order और ये बहुत essential होता है for the growth and development of an individual and a healthy society. And ये indispensable होता है for everyone in the spheres of life, that is at school, at home, at playground, at society, in service, public life and everywhere. डिसिप्लिन जो है मस्ट बी इनकलकेटेड एवरी अर्ली इन लाइफ, डिसिप्लिन जो होता है वो इनकलकेट किया जाता है अर्ली इन द लाइफ। एंड इफ द चाइल्ड इज अलाउड अनचेक्ड फ्रीडम, अगर इफ द चाइल्ड इज अलाउड, बच्चे को अगर अनचेक्ड फ्रीडम दे दी जाए ना इट बिकम्स वेवर्ड, वो बिल्कुल अलग चला जाता है। स्टूडेंट लाइफ इज द सीड टाइम ऑफ लाइफ, स्टूडेंट लाइफ बेसिकली सीडिंग टाइम होता है हमारी लाइफ का, हेंस द वैल्यू ऑफ डिसिप्लिन इन एकेडमिक लाइफ कैनॉट बी अंडर एस्टिमेटेड। तो जो एकेडमिक लाइफ के दौरान जो हमारा वैल्यू ऑफ डिसिप्लिन होता है उसे हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। प्रॉपर काउंसलिंग एंड गाइडेंस बाय पेरेंट्स एंड टीचर्स कैन हेल्प द स्टूडेंट टू मेंटेन डिसिप्लिन। प्रॉपर काउंसलिंग अगर मिलती रहे एंड गाइडेंस मिलता रहे बाय पेरेंट्स एंड बाय टीचर्स, वो स्टूडेंट को हेल्प करेगा जस्ट टू मेंटेन द डिसिप्लिन। पनिशमेंट फिजिकल और फाइनेंशियल कैन नॉट बी अ करेक्टिव मेजर, अब पनिशमेंट देना फिजिकल या फिर फाइनेंशियल वो एक करेक्टिव मेजर नहीं होता। सो दिस वे वी कैन से इन 3 to 4 पैराग्राफ जो है अलॉन्ग विद द एड्रेसिंग एंड लास्ट में आप क्या दोगे, थैंक यू। इसके साथ में our speech is very well and very nicely completed. So basically in the beginning is discipline, that is the heading or title, it is optional.
फिर आप फॉर्मल एड्रेसिंग करोगे, यू विल गिव द कंटेंट, कंटेंट में आप ग्रामर का ध्यान रखोगे, वोकेबलरी का ध्यान रखोगे, स्पेलिंग्स शुड बी करेक्ट, कोहेरेंट होना चाहिए आपका जो व्यूज है वो पूरे, एंड आपका जो स्टाइल एंड जो आइडियाज होते हैं दैट शुड बी रिलेटेड टू योर इन रेलिवेंट होने चाहिए टू द गिवन टॉपिक. And last में formal thanks to the audience. So this way we can say the speech is complete. Okay. So this is all. Now we'll be meeting in our next class. If any queries, any doubts, तो आप उसको मुझसे पूछ सकते हो. Okay. Any kind of doubt in these three topics, that is speech, poster, article, any doubt you can ask me. You are free to ask your any sort of your doubts. Fine. Hopefully there are no doubts.